चलिए भाई, गवर्नमेंट बजट, फिर ऐसे ही एक बार मनी बैंकिंग करा करके उसके बाद मैं तीनों को 2-2.5 घंटे की एक प्रैक्टिस क्लास में तीनों के एमसीक्यू डिस्कस कराता हूं। ठीक है, परसों की मैं गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले बजट का मतलब क्या है, इसे हम एक और नाम देते हैं। अच्छा, ओके, लास्ट टाइम में वो क्वालिटेटिव दिखाया था ना। हाँ, इसके बाद अब देखो, आज बात नहीं करना, अब सिर पे है तो करना है, सब कुछ है ना, तो बिल्कुल समय पे। इसे हम एक और नाम देते हैं यूनियन बजट। अब बजट है क्या? एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। क्या ये एस्टिमेटेड स्टेटमेंट? कब के लिए? फॉर अपकमिंग फिस्कल ईयर। बजट हमेशा याद रखो पहले बनता है, काम होने के बाद बजट नहीं बनता। अपकमिंग फिस्कल ईयर जो अपने अंदर क्या कंटेन करता है? जो अपने अंदर कंटेन करता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बजट में पहले एक्सपेंडिचर होते हैं, एंड एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कुछ भी लिख देना, रिसीप्ट। और ये हमेशा प्रेजेंट कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ फेब एवरी ईयर। कौन प्रेजेंट करता है इसे? यूनियन मिनिस्टर, जिसे आप फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है। कहां पर? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। पास होना जरूरी है। और फिर फाइनली इसे अप्रूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। मे बी इन सारी लाइनों में से कोई वो बन जाए हमारा एमसीक्यू। तो मैंने बजाय एक पैराग्राफ लिखने के अलग अलग पॉइंट्स में लिख दिया इसे। ठीक है बेटा? ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डीप जाने की अब जरूरत नहीं है, बस कोर मीनिंग समझना है, क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से है। कोर मीनिंग समझना है क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से है। बढ़े आगे क्या? और जो तूने कल मुझे क्वेश्चन भेजा था ना डिसोल्यूशन का, उसके अंदर पहले बनती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। याद आ गया? 12th में कराया था मैंने। उससे मिसिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स पता लगेगी, उसके बाद देखेंगे वो कितने वाला कितने में बेचा, तब प्रॉपर्टी लॉस पता लगेगा। 12th में कराए थे मैंने वो क्वेश्चन। अभी जब डिसोल्यूशन कराऊंगा तो अब भी करवाऊंगा वो क्वेश्चन। आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। अच्छा, ये बजट प्रिपेयर कैसे होता है?
budget is prepared according to object of government. एक बात बताओ भाई, गवर्नमेंट बजट बना रही है क्या सोच करके कि उसे क्या क्या उद्देश्य इस साल पूरे करने हैं, तो इस लाइन पे भी एमसीक्यू बन जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सोनाक्ष, क्या था इसका मतलब? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बता भाई, जो अमीर ज्यादा कमा रहे हैं उन पे टैक्स लगाएंगे, उस टैक्स के पैसे से गरीबों को सब्सिडी देंगे, या उनको राशन देंगे, या उनको फ्री इलाज देंगे, या फ्री एजुकेशन देंगे, यानी ये पैसा गरीबों की योजनाओं पे खर्च होगा। ठीक है, तो इसका एक ही थीम था। पहले भाई जो रिच पीपल है उनसे टैक्स लेना और इस पैसे को स्पेंड करना किस पर? फॉर पुअर पीपल। भाई लंबी चौड़ी थ्योरी का कोई साइंस ही नहीं एमसीक्यू में, वो तो याद ही नहीं करनी। दूसरा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसका क्या एग्जाम्पल था, ध्यान दिलाओ लक्ष्य जी। कोविड वाला भाई देखो, गवर्नमेंट के उद्देश्य समय समय पर बदलते हैं और रिसोर्सेज सीमित हैं, तो यानी गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, तो ये चॉइस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। तो अपने उन जो क्या नाम है स्कार रिसोर्सेज हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट स्विच करना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। इसके अलावा एक और होता है यहाँ पे बैलेंस बनाना, वेलफेयर में और अर्निंग में। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ काम अर्निंग के लिए भी करती है और कुछ काम वेलफेयर के लिए भी करती है। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल हो गया? बैलेंस बनाना किस किस के बीच में? अर्निंग मोटिव और वेलफेयर मोटिव। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? भाई स्विच ऑफ रिसोर्स, स्विच ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? स्विच ऑफ रिसोर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे एक स्टेट का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद अनदर स्टेट की तरफ को चलती है डेवलपमेंट के लिए। वैसे कई बार सरकार ऐसे भी करती है, टैक्स कहीं कोई स्टेट देती है और वो पैसा स्पेंड कहीं और स्टेट में हो जाता है ना ऐसे। तो ये सब क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स थे। एमसीक्यू पॉइंट के व्यू से लिखवा रहा हूं, थ्योरी के नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं। सबसे ज्यादा फायदेमंद उसका आया है मेरे ख्याल से राघव का। अरे इतना हार्ड भी नहीं, तेरे को आईडिया भी तो लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आए। भाई सब जब पेपर देकर आओ 10-10 क्वेश्चन सब बच्चे याद कर लाना। पहले 10 कौन, दूसरे 10 कौन, तीसरे 10 कौन, ये बता 12 को। हाँ तो पहला पेपर 12 से शुरू है ना, 11 को तेरा, तो तू 50 तो याद कर नहीं पाएगा। और रखो ऐसे नाम अपना। मैं तुमसे कह रहा था आराम से लेट भरवाऊंगा, जल्दी इतनी होती है। थर्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ भाई, अब एक बात बताओ,
भाई सरकार पे माना पैसा है, पर इतना पैसा है कि जब चाहे जो चाहे प्रोजेक्ट शुरू कर दे, या उसके लिए पहले से वो तैयार होकर चलेगी कि भाई इतना पैसा स्पेंड करना है तो ये पैसा अरेंज भी करना है। ऐसा कोई ना आज मोदी जी के मन में आ जाएगा 1 लाख करोड़ की कोई भी योजना शुरू कर दी इंस्टेंट, नहीं। पहले उसके लिए क्या होंगे, वो बजट के थ्रू प्रिपेयर होते हैं बेटा, है ना। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पीएसयू, क्या था ये भाई, गवर्नमेंट के इतने सारे संस्थान हैं, पब्लिक सेक्टर जैसे तुम्हारा जज हो गए, पुलिस हो गई, सेना हो गई, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, इन सबकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पैसा तो खर्च होता है ना। तो ये तो है नहीं पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे, तो गवर्नमेंट पहले से क्या करती है, बजट में इनके लिए प्रोविजन लेके चलती है। एक इंपॉर्टेंट वाला दिमाग से निकल रहा है यार। अरे वो था ना थर्ड वाला, जिसमें एएस एडी इन्फ्लेशन, हाँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके ऊपर वो केस स्टडी भी बनती है ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू बनाती है। कैसे, एक बार लिख भी देता हूं, देखो, अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट बनाती है सरप्लस बजट, ये एमसीक्यू बन भी सकता है। डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट कैसा बनाती है, डेफिसिट बजट। लिखो ये। अब 2 टेबल बचे हैं बस, गवर्नमेंट बजट खत्म, पेपर उसी से बनेगा, जो भी आएगा एमसीक्यू वो अलग है। फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी एक साथ था बेटा। परसों में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, मनी बैंकिंग और बीओपी फॉरेन एक्सचेंज, इनसे रिलेटेड 200, 250, 300 जो भी एमसीक्यू होंगे वो कराऊंगा। 200 एमसीक्यू का मतलब 2 घंटे तो चाहिए, तो बिल्कुल टाइम पर मुझे डॉट यहां पर चाहिए आप लोग 10 बजे, 10 नहीं 9:30 बजे मानो, ठीक है। परसों कल का टाइम 10 बजे, और 10 बजे पढ़ाने वाला टाइम है, 9:30 है वैसे टाइम। अगर तुम्हें मार्जिन चाहिए आधे घंटे का आने में तो हाँ, ग्रुप पे 9:30 ही गिरूंगा। हमदे मैं तो शुरू कर दूंगा 10 बजे, 4 को शाम में रख लूंगा। 4 को दिन क्या है, मंडे, तो शाम में बेटा लंबा बहस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1.5 घंटे, 1.25 घंटे तो निकाल ही लूंगा। हाँ ठीक है, निकाल लूंगा इतना टाइम, ठीक है ना। अब आज आते हैं मेन मुख्य चीज पर, मुख्य चीज पर। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसे ढंग से लिखना, इसके बेस पर 100% गारंटी देता हूं क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट पे। तो देखो, बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा। पहला एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की पहचान, पैसा जाना, खर्चा है ना। अच्छा, इकोनॉमी में कैश को रिसोर्स नहीं मानते, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, पैसा आना। 100% क्वेश्चन आएगा इस टेबल में से। अब एक्सपेंडिचर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। वो 2 कैटेगरी क्या थी,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहचान क्या थी सोनाक्षी? हाँ, क्यों एसिड कम ना हो? कोई भी ऐसी रिसीप्ट जो या तो रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और इंक्रीज एसेट ऑफ गवर्नमेंट, इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें ना तो नाइदर रिड्यूस गवर्नमेंट लायबिलिटी नॉर इंक्रीज गवर्नमेंट एसेट। इसे क्या कहा गया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब एस्टिमेटेड रिसीप्ट की मैं अगर बात करूं तो ये भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली रेवेन्यू रिसीप्ट। अब आप कहेंगे पहले वहां पे मैंने कैपिटल लिखा है या रेवेन्यू? अरे मैं कम जगह में ज्यादा बात बताना चाहता हूं, कुछ सोच के लिखता है, एक एक्स्ट्रा पेज लिखने से बचा दूंगा। रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? जो ना तो इंक्रीज गवर्नमेंट लायबिलिटी, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाए, नॉर रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट, ना गवर्नमेंट के एसेट को कम करे। तो इसे क्या कह दिया गया? रेवेन्यू रिसीप्ट। और कैपिटल रिसीप्ट क्या थी? जो या तो आइदर इंक्रीज गवर्नमेंट लायबिलिटी और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट। इसे क्या कह दिया गया बेटा? कैपिटल रिसीप्ट। कोई डाउट है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इन दोनों को अगर मैं एक साथ कवर करता था तो इसे कह दिया जाता था रेवेन्यू बजट। बजट। तो रेवेन्यू बजट में हम केवल रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करते हैं, ना कि टोटल रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का। समझ में आ गया होगा मैंने पहले क्यों लिखा फिर वो अब? ठीक है ना? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल ध्यान दिलाओ। मतलब जहां पर सरकार की लायबिलिटी कम हो, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, या एसिड बढ़े, इन्वेस्टमेंट, या एसिड बढ़े भाई लोन टू अदर गवर्नमेंट, लोन टू अदर कंट्रीज, है ना? कैपिटल रिसीप्ट के एग्जांपल जहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़े, लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज, एसिड कम हो, डिसइन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन। कोई डाउट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैश को एसेट नहीं मानना, ध्यान रखना। सैलरी, मेंटेनेंस, सब्सिडी, वेजेस, ठीक है, और फीस, फाइन। अगर सरकार दे रही है तो किसी को पेनल्टी दे रही है सरकार, किसी को क्या देती है सरकार? कभी किसी को पेनल्टी क्यों नहीं दे सकती? अगर सरकारी के किसी काम से किसी को हानि हुई है तो सरकार उसे मुआवजा नहीं देती, कंपनसेशन नहीं देती है, हाँ या ना? ठीक है बेटा। तो ये सब किसमें आ गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं वापस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट है ना भाई, ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। ध्यान है कुछ? कौन से दो हिस्से?
टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या था? टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट टू गवर्नमेंट। सरकार मुझसे टैक्स ले रही है तो मेरे लिए क्या कर रही है? वो ये मत बोलना सड़क बना रही है, वो मेरे लिए नहीं बना रही, वो एज ए सोसाइटी होल बना रही है। जो टैक्स दे रहा है वो भी चल रहा है, जो नहीं दे रहा वो भी चल रहा है ना? तो क्या है ये? कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट टू गवर्नमेंट। अब टैक्स फर्दर दो तरीके का होता था, ध्यान है? डायरेक्ट टैक्स बताओ सब क्या होता है? एक सेकंड इसकी डेफिनेशन जरा इंटरेस्टिंग लग रही है, बता। डायरेक्टली मतलब वही क्या नहीं होता? जो बर्डन शिफ्ट नहीं होता बस, और कुछ देखो, एक शब्द होता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स, दैट इज बर्डन ऑफ टैक्स, और एक शब्द होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। क्या पता अब की बार इन नामों से ही आ जाए। दैट इज लायबिलिटी टू पे टैक्स। सरकार को कई बार ऐसा होता है पहुंचाता कोई और है लायबिलिटी का पैसा, और बर्डन किसी और की जेब पे पड़ता है। यहां पर अगर फॉल ऑन सेम पर्सन, यानी कि बर्डन भी मुझ पे पड़ रहा है, सरकार तक टैक्स भी मैं पहुंचा रहा हूं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नेचर में होते हैं प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ते हैं। और डायरेक्ट टैक्स इन समहाउ ट्रांसफर पेमेंट होने के बावजूद भी इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, बहुत सारे बल्क ऑफ द टीचर 95% लिखवाते हैं कि टैक्स ट्रांसफर इनकम है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आता, डायरेक्ट टैक्स आता है। प्रूव करूं? इनकम मेथड में प्रॉफिट आता था नहीं आता था? प्रॉफिट के अंदर ही कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड होता था नहीं होता था? फिर तो कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो इंक्लूड इन नेशनल इनकम। और इसके एग्जांपल है जैसे इनकम टैक्स, प्रॉफिट टैक्स जिसे आप कॉर्पोरेट टैक्स कहते थे, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। सबसे पहले लिखा इनकम टैक्स तो लाला जी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन वन पर्सन और लायबिलिटी टू पे टैक्स फॉल ऑन अनदर पर्सन। भैया जीएसटी का बर्डन पड़ता आप पर है, पर सरकार तक पहुंचाता कौन है? दुकानदार। तो बर्डन किसी और पे और सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसी और की। तो ये क्या कहलाया? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स नेचर में क्या होते हैं? रिग्रेसिव। ये भेदभाव नहीं करते, एक माचिस अंबानी खरीदे एक भिखारी, इनडायरेक्ट टैक्स बराबर देगा। और ये क्या होते हैं? एक्सक्लूड फ्रॉम नेशनल इनकम। ध्यान है, एक्सक्लूड होते थे नेशनल इनकम से। कैसे? क्योंकि हम नेशनल इनकम निकालते थे एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट एटसेट्रा जो भी है। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान क्या रखनी है? नोट, बर्डन कैन नॉट शिफ्ट, और यहां पे बर्डन कैन शिफ्ट। गलत, बर्डन विल बी शिफ्ट।
कैन शिफ्ट और विल बी शिफ्ट का फर्क क्या होता है? कैन शिफ्ट मतलब कर सकते भी है, नहीं भी, या करना पड़ता है। हाँ जी, अब बोलो आप क्या कह रहे हैं? सब्सिडी का मतलब, सब्सिडी तो सरकार का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी। तो भव्या तो वैसे भी 11:15 आएगा, अगर हम 9:30 से भी पढ़ेंगे तो 1.25 घंटे इकोनॉमिक पढ़ सकते हैं। बहुत है, बहुत। 4-5 दिन में सिलेबस सिमटता नजर आएगा फिर। अरे 13 से पहले नहीं, मेरे दिमाग में 7 तारीख है भाई, क्योंकि उसके बाद आखिर के 3-4 दिन वो 10 पेपर भी तो करवाऊंगा। कहां पड़ गया? 62 तो पास में, स्कूटी उठा पहुंच गए 5 मिनट में। गाड़ियों भी पड़े सेंटर गया। कहा? उससे अच्छा स्कूटी पे चला जियो, मेट्रो से 1.5 घंटा लगेगा, 62 पहुंचने में 2 घंटे, स्कूटी से 15 मिनट। मैं कह दे रहा हूँ ऐसे जाकर ऐसे घूमते आना है। चलो अब आ जाओ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू तो पता है सबको भाई, कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो रेवेन्यू रिसीव्ड है बट टैक्स के फॉर्म में नहीं है। अच्छा, जैसे एग्जांपल फीस, सरकार भैया कई जगहों पे फीस लेती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज लेती है, नहीं लेती, पेनल्टी, चालान, इसके अलावा डोनेशन भी आती है सरकारों पे, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशल असेसमेंट, प्लॉटिंग वगैरह करके रेट बढ़ा दिए, एस्टीटमेंट, कोई मर गया उसकी संपत्ति मिल गई। अच्छा, टोल टैक्स किस में आएगा? हाँ भाई सुना, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स है तो किस में आएगा? नॉन टैक्स में आएगा, जबकि टैक्स है वो फिर भी नॉन टैक्स। क्यों? बस वो तूने इसलिए सोच लिया कि भैया स्पेशली पूछा है तो वो अलग ही होगा। बाबूजी, टोल टैक्स इज इट, अंग्रेजी में बोलूं, हिंदी में तो गलत टर्म, इसका नाम होता है टोल फीस। कभी भी आपने वहां पे टोल टैक्स नहीं देखा होगा, फी प्लाजा लिखा देखा होगा। ये फीस है, वो कंपलसरी कोई ना, आप साइड वाली रोड पकड़ लो, जिसमें गड्ढे हैं चले जाओ, मत दो टैक्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो गई। ये लो पूरा का पूरा एक चार्ट। एक और चार्ट, गवर्नमेंट बजट खत्म। छोटा बनाऊं पहले? अच्छा, पूरा करना है एक बारी में। ये लो जी। अब आती है बात टाइप ऑफ बजट की। कोई बात नहीं, लिख लो। कोई मर गया, उसका कोई वारिस नहीं है, तो संपत्ति सरकार को मिल गई। नहीं, फॉरफिट मतलब जब, जैसे योगी जी ने, कोई आदमी क्राइम करके बच गया, उसका घर पे सरकार ने कब्जा करा है, ठीक है, छीनना। और एस्टीट मतलब कि मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि कोई वारिस नहीं है। डोनेशन मिलती है सरकार को, तो वो भी क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है।
टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट। अभी आपने उड़ीसा का एक केस सुना है, देखा है फेसबुक वगैरह पे? बैंक में जैसे आपका खाता है और आप नॉमिनी नहीं बनाते, मतलब कि आपके बाद के पैसा किसे मिलेगा, वो मर जाए आदमी, तो बैंक ये पैसा फॉरफिट भी कर सकता है, कर देता है कई बार। जब आप प्रूफ नहीं कर पाते अपना रिलेशन उसके साथ क्या है जो मरा है, या दूसरा उसका डेथ प्रूफ नहीं कर पाते, कई सारी और ऐसी चीजें। तो अभी एक केस हुआ भाई, अब जंगल के आदिवासी बेचारे को तो अनपढ़ भी है, गरीब भी है, 19,270 रुपए बैंक में जमा थे बहन के, वो मर गई, अंतिम संस्कार हो गया, कब्र में भैया दफना दिया गया। बैंक वालों के बहुत अच्छे का है, बैंक वालों ने कहा पैसे नहीं मिलेंगे, भग जाए यहाँ से, हमें क्या पता तू कौन है। तो बेचारा मजबूरी में कब्र खोद के अपनी बहन की लाश को कंधे पर रख के बैंक लेके गया। और ये इतना हाईलाइट हो गया, बैंक के अधिकारियों से लेकर के पूरे में हड़कंप मचा हुआ है, बहुत कड़े कड़े एक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट के कि भाई आप आदिवासियों का कैसे ऐसे पैसा मार सकते हो, कैसे बता सकते हो। और ये काम आधे से ज्यादा सरकारी बैंक ज्यादा कर जाते हैं उल्टा। हाँ बेटा सही है, ये उड़ीसा का केस है। 19,270 बस, उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम है। तू आदिवासियों की जीवन दिया, तुझे क्या पता महीने के वो क्या कमाते होंगे, 1,500 2,000 भी नहीं, तो उनके लिए तो 1.5-2 साल की कमाई हुई वो। जो आदमी मजबूर है उसी को पता है मजबूरी किसे कहते हैं बेटा। जिसे पीने का पानी नहीं मिलता ना, उसी को पानी की वैल्यू ज्यादा पता है। हमें क्या है, हम तो 50, 100, 200 लीटर पानी से गाड़ी धोते हैं। एक जर्नल बात बता रहा हूं बेटा मैं तुम्हें। बजट होते हैं 3 तरीके के, एक सरप्लस बजट, दूसरा स्पेशल असेसमेंट, बैलेंस्ड बजट। जैसे सरकार गांव एक्वायर करके प्लॉटिंग वगैरह करती है तो वहां पे भी तो पैसा कमाती है। और तीसरा डेफिसिट बजट। सीवीटी का रिजल्ट कब आता? जी बस रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे वो आने शुरू हो जाते हैं, कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना शुरू करते जाओ। वो अभी बता देंगे बाद में, पहले पेपर तो देके बैठ जाओ ना। हाँ जी, सरप्लस बजट किसे कहते थे बताओ? भैया जब आपकी कमाई ज्यादा, जहां गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है या कम है, सॉरी, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीप्ट से। तो भाई साहब सोनाक्षी जी, सरकार का फायदा हुआ नुकसान हुआ? रिसीप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, नुकसान है। बैलेंस मतलब कभी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए जीवन में भाई। आज से 500 साल पहले भी जितनी इनफ्लो आउटफ्लो थी उतनी आज भी होनी चाहिए। बैलेंस बजट, जहां गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बराबर है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीप्ट से। और डेफिसिट बजट, जहां गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीप्ट से। तो बताओ इन सब में सबसे अच्छा बजट कौन सा है? तो बजट बनानी नहीं चाहिए फिर। सरप्लस बजट बनाती है सरकार टू कंट्रोल
इन्फ्लेशन। सीसी ऑफ सेक्टर क्या और इसे क्यों बनाया जाता है? टू कंट्रोल। भैया मैंने तो अकाउंट भी तुम्हें बहुत बहुत बार कराई थी, अब बात कर रही है। अरे मतलब ज्ञान हेलो हेलो जी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, मेरा जो है बस 150 सवा बजे खत्म हो जाएगा। अब हाँ तभी एक बार कॉल करें, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो इन दोनों बजट के अपने कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं। इन दोनों बजट के फायदे क्या हैं? सरकार कर्जे में नहीं फंसती। जब सरकार कब्जे में नहीं पड़ेगी, मतलब कर्जे में नहीं फंसेगी, तो पॉलिटिकली स्ट्रांग रहेगी। भाई एक बात सुनो, एक पाकिस्तान और एक भारत, हर देश पाकिस्तान का मंत्री भी अगर कहीं जाता है कपड़े उतरवा के चेकिंग कर देते हैं। बताओ ये इंसल्ट है नहीं है? अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जा रहा है, क्या हिम्मत है भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा? रीजन, पाकिस्तान ने दुनिया जान में हर किसी को कब्जा ले रखा है, किसी का पैसे चुकाए नहीं है, तो उसकी आज पॉलिटिकल पावर इतनी वीक है। इवन जब राम मंदिर का केस हुआ था तो उसने मुस्लिम देशों का आह्वान किया 57 कि जी मेरा सपोर्ट करो, एक दो के अलावा कोई साथ देने तक नहीं आया। भूखे नंगे आदमी का कौन साथ देगा भाई, है ना? तीसरा, जब कर्जा नहीं है तो कोई ब्याज नहीं। ब्याज को बेसिकली हम कहते हैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब हम कर्जा ब्याज देते हैं ना वो हमेशा चुकता है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कह देते हैं जनरली। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? नो ग्रोथ एस्पेक्ट, ग्रोथ रुक जाएगी भाई। जब आप सरकार भाई सर्कुलर फ्लो एक ही रेट पे मेंटेन रहा तो ग्रोथ रुक गई, नहीं रुक गई। इसके अलावा नो वेलफेयर, भाई लोगों के रोजगार वगैरह कम हो जाएंगे, उल्टा कमाई बढ़ने की जगह अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकता है। तो बजट दोनों बुरे हैं। अब बात करें डेफिसिट बजट, तो जो वहां की एडवांटेज थी वो इसकी क्या बन जाएंगी? यहां पर क्या आ जाएगा? डेट ट्रैप में फंसेगी सरकार, बार बार कर्जा लेना पड़ेगा। ये इंडिया पे आजादी के बाद और 1991 क्या था? नहीं, मोदी गवर्नमेंट तब से कर्जा बहुत लिया है भारत सरकार ने, पर भारत सरकार की पेइंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अब ऐसे समझो मेरे पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, 90 रुपए का कर्जा है, पर मेरे पास 1 लाख रुपए का कर्जा है, पर प्रॉपर्टी हो जाए मेरे पास 100 करोड़ की, तो क्या चीज में मैं ज्यादा फंसूंगा? पहले वाले में, दूसरे में? जब कर्जा कम था उसके बाद भी फंसता मैं, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी कम थी, बहुत ज्यादा उसमें। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। पर एडवांटेज की बात करें तो जो इसकी डिसएडवांटेज थी वो यहां पे एडवांटेज है। ग्रोथ एस्पेक्ट है, वेलफेयर होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, कमाई बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अच्छा, यहां पे एक डिसएडवांटेज और है, इन्फ्लेशन आता है। ठीक है जी, लिखो इन्हें। अब बताओ ज्यादा बुरा बजट कौन, तो अच्छा कौन सा है इनमें से? भैया तो सरकार क्या बनाने बंद कर दे बजट? बनाना तो पड़ता है ना। तो 99% केसेस में जनरली गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाती है? डेफिसिट बजट बनाती है। हर साल गवर्नमेंट क्या बनाती है? डेफिसिट बजट बनाती है, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए।
अब देखो, कर्जा बुरा नहीं है अगर वो कर्जे का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। मैं बैंक से 50 लाख का कर्जा लेके दुकान खोलता हूं तो वो बिल्कुल बुरा नहीं है। 50 लाख का कर्जा लेके बेटी की शादी करता हूं तो वो बुरा है। ये 50 लाख रुपए मैं लौटाऊंगा कैसे? जिससे बेटी की शादी की। पर जिससे दुकान खोली है तो वो कर्जा मैं चुका सकता हूं ना, दुकान की कमाई से ब्याज चुका सकता हूं ना। तो अगर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कर्जा लिया है तो वो बुरा है, पर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पस में कर्जा ले रहा हूं तो वो ऐसे बुरा भी नहीं है। अगर होता तो दुनिया लेती क्यों नहीं? सही है ना बेटा? लिख लिया? ये तो बिल्कुल सेम बनाया होगा, बिल्कुल। तो इसमें तो सेम ही बनाऊंगा, मतलब क्या कर दूंगा इसमें आप? मकान चैप्टर अभी रहनी क्या? टाइप ऑफ बजट डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। तो भैया माइक्रो मैक्रो तो तुमने भी रिसेंटली पढ़ी थी। अब माइक्रो का बेटा सिलेबस भी तो बहुत सारा था। ये मेरा सबसे पहले ही पढ़ गया। कोई बात नहीं, हो जाए। इतना सारा सिलेबस है, इंग्लिश भी नहीं आती। इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैं जो पेपर का वो दूंगा ना, उसमें 10 पेपर है, मे भी बहुत सारी हेल्प मिल जाए। पैसे तो यही सोच के खर्च करें भाई, और देखो बाकी तुम्हारी किस्मत। क्या कल से क्या? बेटा बड़े आ गए अब। कल से एग्जैक्ट 11:15 बजे करीब 11:20 तक मैं अकाउंट शुरू करूंगा, ध्यान रखना सब। 11:15, क्योंकि इकोनॉमिक जल्दी शुरू करूंगा ना। क्या अकाउंट में तो वो कराऊंगा ना आज एमसीक्यू। इसमें एक वो बचा है ना, वो कवर ही कर दूं, बस खत्म। अब आगे टाइप ऑफ बजट डेफिसिट। तुम्हारी डेट कब आई है बेटा एग्जाम में? 13। क्या देखा नहीं है अभी? अब तुम राघव को बिल्कुल ही नजर लगा जाओगे भैया। जितना जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या? किसे? फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या सिचुएशन है? जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट से। इंप्लीकेशन में बस ऊपर की डिसएडवांटेज घेर देना, सब में वही इंप्लीकेशन है बेटा सबकी। फिस्कल डेफिसिट क्या है? जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की टोटल रिसीप्ट से। कौन सी रिसीप्ट से? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग से।
तो इसे कह देते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसके ऊपर एक एमसीक्यू अक्सर बनता है। फिस्कल डेफिसिट किसे रिप्रेजेंट करती है? फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट बोरोइंग्स को। तो कई बार आ सकता है बोरोइंग इज इक्वल टू डैश डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट, या फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू डैश बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट, जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ज्यादा है गवर्नमेंट की टोटल रिसीप्ट से। कौन सी रिसीप्ट? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग से। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपसे पूछा जाए करंट गवर्नमेंट की वजह से एक्चुअल में कितनी डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, ये कौन सी डेफिशिएंसी से पता लगता है? प्राइमरी से, क्योंकि इंटरेस्ट तो पास्ट का एलिमेंट है बेटा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और इंप्लीकेशन में वो जो ऊपर डिसएडवांटेज थी वो तीनों में सेम। खत्म गवर्नमेंट बजट। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है, क्वेश्चन में लिखी नहीं है, आप इतने दिमाग से बता दो, हाउ गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी कवर। दो ही रास्ते हैं, आप उधार लोगे, संपत्ति बिकोगे। भाई आपके पास खर्चा है 50,000, कमाई है 40, 10,000 की कमी कैसे पूरी करोगे? या तो किसी से कर्जा लोगे या अपना कुछ संपत्ति। ठीक है, हमारे अकाउंट्स पे अभी 10 मिनट 10 मिनट नहीं, आज तो जल्दी हो गया, आज तो जल्दी हो आज फिर छुट्टी पे हमारे भारद्वाज जी। माइक यूज पे माइक खराब। यार बच्चे क्या हैं, क्या इनकी बुद्धि है, भगवान जाने। क्या है, अधिकतर बच्चों का 13 का है। 13 15 हाँ भाई साहब, और फोन करेगा तो सीखेगा, उधर आके क्या करेगा, यूनिवर्सिटी कर जाएगा। उससे ज्यादा ज्यादा कोई पूछो। बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट 10 ही मिनट का वेट करूंगा, फिर मेरे को शुरू करना है। कल से 11:15 अकाउंट शुरू कर दूंगा, 11:20 लास्ट, इतना में तो पहुंच जाएगा। फिर आप करना पड़ेगा ना एक लंबा थोड़ा सा टाइम, 2 घंटे तो बनाने पड़ेंगे। इन्होंने 11 बोली थी, 11 से इस बात में कोई ऐसा है? एक बार तो बहुत आदमी थी, 40 दिन शिफ्ट हुई थी, 40 दिन आगे, मतलब 2-3 बार शिफ्ट हुई थी, पहले 10 दिन, फिर 12 दिन। पर वो पहली बार भी था ना, तो समझ भी नहीं आया होगा इतने बच्चों को कैसा ऑर्गेनाइज करना। और कितनी दिन देगा? 21 को पहले ही है, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत समय है, तो करना चाहे तो भी करना तो मैं भी हो ही जाएगा। करना निकाले और जीवनी ना, और सपने देखना, सपना देखना, करना चाहने में फर्क होता है। करना चाहना होता है रफट करना, ये भी तो सपने में आ जाते हैं ना। प्लानिंग इज नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। अब तेरे को बस एक ही लाइन बता दी जाएगी, इतनी कमेंट्स वो बोल रहा था प्लानिंग इज नथिंग, प्लानिंग इज। वो मेरे भैया ने कहा तुम्हारा जीएसटी था, कौन बैठे थे जीएसटी वाला? तो मैंने आंसर 2-3 पर क्वेश्चन पढ़े थे, बता दिए थे। सुना हाँ, उससे पूछिए।
हाँ जी देवी क्या देगा रेट गिरा गई अब क्या ये रेट देखी नहीं है देखो पता तो भैया हवा नहीं दे रहा है ये हवा दे रहा बस तो ठंडी हवा नहीं आ रही है मैं कह रहा हूँ ना हवा देगी ना आई नहीं ये बोल भी कैसा क्या खड़ी है Yes, and more on your request. Like ये देख गलती होना शुभ लो सही कह रहे देखो 5 मिनट जी दुकान आप लोग फोन काट कर दो नहीं देखना जरा पीछे अरे कुछ आगे भी होना पड़ता है लो अभी जो भी अरे कहाँ से लेके आ रहा अभी बढ़ जाता है ओए ओए कॉपी लगा और फिर बाद में लगा दो ये तेरे से आगे से लेके जा रहा है मर गया दिल भी वो पैरों से नॉक करा था वो उन्हें की बैठ गई थी किसे ये तो बोलने के लिए फील हो गया मेरे साथ एक बात मजा आता है
इससे आगे तो कुछ नहीं है, इससे आगे है कोई है ना, इससे आगे कोई है। ये कर दिया ना, स्ट्रेस हो रहा है यार, मालूम नहीं अब ये देखो तो हो जाएगा। और कुछ भी आ रहा है। देखो किसी और ने बात मेरे को ठीक है। हाँ तो मैं भी आएगा मेरा तो नाम ही क्या था। हाँ ये सारी बात बोलना
चलना तो पड़ेगा ही। हाँ, साहिब से पूछा था मैंने, टाइम दिया था, वो नीचे खड़ा होके चला गया। मत बुला, अब वो भी आ जाएगा। अब कल बुलाऊंगा सुबह से। हाँ, अब कह दे, अब तो भैया के बैच चल रहे हैं, अब टाइम नहीं दे पाएंगे, तो 2 जने वो आ जाएगा कुशाग्र, वो ऑन करने।